गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और हम ज्योग्राफी की सीरीज में इस अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं झीलों से संबंधित प्रमुख तथ्य। जो पिछले दो वीडियो हमने झीलों के प्रमुख पार्ट 1 और 2 पढ़े हैं भाई, उनके अतिरिक्त जो वन लाइन क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे जो वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ज्यादातर हम कर चुके हैं भाई। बहुत बड़े बड़े मोटे तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील और उसके तट पर तुलबुल परियोजना बनी हुई है भाई। इसी प्रकार से सबसे खारे पानी की झील सबसे ऊंचे स्थान पर यानी कि सबसे ऊंची झील चोलामू झील। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जामों में। लेकिन कभी कभी यूपी ट्रिपल एससी या फिर राज्य के जो कुछ एग्जाम कराए जाते हैं उनमें इंटरनल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं या थोड़े से इंटरनल या अंदर की तरफ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन किया है ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़कर आए एग्जाम में। तो देखते हैं, देखो और वीडियो को लास्ट तक देखें आप। और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। देखते हैं, देखो झीलों से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन। तो कुछ तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही आपको कलेक्शन दिया है भाई कि कभी कभी राज्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भाई, सूरज कुंड झील किस राज्य में है? तो याद रखेंगे सूरज कुंड झील हरियाणा में है। कहां पर है भाई? हरियाणा में। इसी प्रकार से सूरज ताल हमने पढ़ी थी। सूरज ताल कहां थी भाई? हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखना सूरज ताल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जबकि सूरज कुंड जो है वो हरियाणा में है। क्लियर है भाई? तो याद रखेंगे इसे। इसके अतिरिक्त पंजाब की कुछ छोटी छोटी झीलें हैं लेकिन प्रमुख हैं, और इन झीलों को मुख्य रूप से जब हम रामसर साइड या फिर आर्द्र भूमियां या नम भूमि या फिर आप कह सकते हैं दलदली भूमि पढ़ेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है ये भी। तो इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो उसमें फिर दोबारा से हमें ये देखने को मिलेंगी। तो आप याद रखना भाई, ये रामसर साइड भी है मुख्य रूप से और साथ ही साथ झील भी है। रामसर साइड और झील का क्या संगम है भाई? तो आप समझ सकते हैं, देखो जब झील का निर्माण होता है तो उसके तटों पर मुख्य रूप से आसपास की भूमि नम और दलदली हो जाती है, तो वहां पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहने वाले जीव ये रहने लगते हैं, तो एक इकोसिस्टम बन जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। तो उसी क्षेत्र को कह दिया जाता है रामसर साइड। तो आप देख सकते हैं, देखो पंजाब की 3 प्रमुख झीलें मैंने लिखी हैं। एक तो कांजली झील लिखी है भाई, दूसरी हरिके और तीसरा रोपण। हरिके बैराज आप जानते हैं कृत्रिम बांध है भाई, सतलज और ब्यास नदी पर बनाया गया है। तो आप थोड़ा सा याद रखना ये एक कृत्रिम झील है, बाकी की ये नेचुरल झील है। तो आप ये याद रख सकते हैं, 2 तो प्रमुख ये हैं और 2 मैंने यूपी की लिखी हैं। जैसे यूपी की एक प्रमुख झील तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, फुलहर झील। कहां से निकलती है भाई? पीलीभीत से, इसी से गोमती नदी का उद्गम स्थल है। तो आप याद रखेंगे फुलहर झील कहां पर है भाई? यूपी में। और इसके अतिरिक्त बरुआ सागर ये भी पूछी जा चुकी है यूपी पीसीएससी में। तो याद रखना बरुआ सागर कहां पर है? यूपी में है। और इसके अतिरिक्त एक सिक्किम में प्रमुख है गुरु डोंगमर। तो ये भी पूछी जा चुकी है भाई गुरु डोंगमर। केवल वही झीलें लिखी हैं मैंने यहाँ पर जो पूछी जा चुकी हैं पिछले एग्जाम में, और कोई झील नहीं लिखी है भाई। कभी आप अतिरिक्त समझे इन्हें। अगली देखते हैं, देखो असम की 2 प्रमुख हैं। असम में 2 प्रमुख झीलें हैं, एक तो दीपोर बिल एक रामसर साइड भी है, हम पढ़ेंगे। तो दीपोर बिल और सोनबिल दोनों की दोनों असम में बहुत बड़ी झीलें हैं, आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त चुंडबी झील पीछे हम पढ़ चुके हैं भाई, तो उसे भी याद रखना। इसके अतिरिक्त एक त्रिपुरा में भी और है जिसे कहते हैं रुद्र सागर। किस नाम से जाना जाता है भाई? इसे रुद्र सागर के नाम से। तो याद रखना त्रिपुरा में रुद्र सागर नाम से एक झील है। इसके अतिरिक्त देखो जो आपका मणिपुर है, मणिपुर में हम पढ़ चुके हैं भाई लोकटक झील है। लेकिन इससे संबंधित कुछ वन लाइन क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, मैंने सारे आपको कलेक्ट किए हैं भाई। तो याद रखेंगे, देखो ये तो आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में एक झील है
प्रसिद्ध, जो मणिपुर की और लैमातोल की पहाड़ियों के बीच है, मणिपुर की और लैमातोल की पहाड़ियों के बीच में है। और इस झील को तैरती हुई झील भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ द्वीप हैं जो हमें कैसे दिखाई देते हैं, तैरते हुए। उन्हीं में से एक झील के ऊपर कैबुल लामजाओ नाम का एक पार्क है। ये सारी बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि इस झील में जो द्वीप हैं, सही है, इन्हें वहां के स्थानीय लोग क्या कहते हैं, इन्हें वहां के स्थानीय लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना, फूमडिस किस नाम से जानते हैं? इस झील में जो द्वीप हैं जो तैरते हुए दिखाई देते हैं हमें, उन्हें स्थानीय भाषा में कहा जाता है फूमडिस। लिखा है देखो यहां पर, चाहे तो मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं आपके लिए, फूमडिस के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके अतिरिक्त एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि यहां पर मुख्य रूप से ये आपका यहां पर एक पार्क पड़ा हमने, कैबुल लामजाओ, तो इस पार्क में मुख्य रूप से किसका संरक्षण किया जाता है? तो एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का हिरन पाया जाता है, बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का हिरन पाया जाता है, संगाई हिरन। किस नाम से जानते हैं भाई? संगाई हिरन। तो पूछा जा सकता है कि संगाई हिरन का संरक्षण कहां पर किया जाता है? तो याद रखेंगे, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क में इसका संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसे मणिपुर की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं भाई, तो इन दोनों बातों को याद रखेंगे। ये भी बात हम कर चुके हैं कि ये मुख्य रूप से एक रामसर साइट घोषित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त आपको ये भी बात याद रखनी है कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में भी इसे शामिल किया गया है, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में भी इसे शामिल किया गया है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या होता है भाई? जब हम रामसर साइट पढ़ेंगे तब बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी रामसर साइट को ख्याति मिल जाती है तो उसका एक रिकॉर्ड बना लिया जाता है, जैसे यूनेस्को सूची बनाता है, बिल्कुल कुछ उसी तरह से मान सकते हैं। तो इसे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में भी स्थान दिया गया है। तो आप ये 2-3 बातें याद रख सकते हैं। जैसे कल हमने एक झील पढ़ी थी, पुलिकट झील। पुलिकट झील हम पढ़ चुके हैं भाई, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां इसमें अपने जल को नहीं गिराती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदियां इसमें अपने जल को नहीं गिराती हैं? तो ये मुख्य रूप से 3 नदियां थी। एक तो अरानी नदी, कालिंजी नदी और दूसरी स्वर्णमुखी नदी। अरानी नदी, कालिंजी नदी और स्वर्णमुखी नदी, इन तीनों की तीनों नदियों द्वारा अपने जल को कहां ले जाकर गिराया जाता है भाई? जो पुलिकट झील है उसमें। जबकि आप पढ़ चुके हैं जो आपकी चिल्का झील है उसमें कौन कौन सी नदियां गिरा रही थी? भार्गवी और दया नदी। उसी प्रकार से आपने यहां पर एक झील पढ़ी थी भाई, बेम्बानाड। बेम्बानाड में कौन कौन सी नदियां अपना जल गिरा रही थी? पांबा और पेरियार, पांबा और पेरियार। तो इन तीनों झीलों में गिरने वाली नदियों के जल को भी याद रखेंगे आप। क्लियर है भाई? इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इस नदी का जो पश्चिमी सिरा है यानी कि पीछे की ओर से बकिंगम नहर निकाली गई है। कौन सी नहर निकाली गई है? बकिंगम नहर। जब नेशनल वाटरवे हम पढ़ेंगे तो बकिंगम नहर के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा भाई। तो याद रखेंगे इसी के पश्चिमी भाग से क्या निकाली गई है? बकिंगम नहर निकाली गई है। तो इंपोर्टेंट है, बहुत बड़ी नहर है भाई। काफी क्षेत्र की भूमि के, कई हेक्टेयर भूमि को इससे सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। याद रखेंगे इस बात को। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं भाई, या आप याद रखना थोड़ा सा कि तमिलनाडु में एक झील और है, ऊटी। तो वैसे तो आप जानते भी हैं भाई, ऊटी वहां का एक टूरिस्ट प्लेस है। तो ऊटी नाम से एक झील भी है। इसके अतिरिक्त बैरीजाम, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक तो ऊटी, तो ऊटी में तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी भाई। और ऊटी, ये ऊटी वाला क्षेत्र, और दूसरा देखेंगे देखो बैरीजाम, ये दोनों की दोनों यहाँ की प्रमुख झीलें हैं, पूछे जा चुके हैं भाई। अगला देखेंगे देखो, हम पढ़ रहे थे मुख्य रूप से बेम्बानाड झील को। बेम्बानाड झील से 2 क्वेश्चन और बने थे, मैंने उनका भी कलेक्शन किया है भाई आपके लिए। ये जो बेम्बानाड झील है केरल के मुख्य रूप से 3 जिलों से सीमा बनाती है। कितने जिलों से सीमा बनाती है? 3 जिलों से। आपको याद रखना है, कोट्टायम, अगला है अलपुझा,
कोट्टायम, अलपुझा, यहां पर लिख देता हूं देखो मैं, कोट्टायम और अलपुझा, और इसके अतिरिक्त एर्नाकुलम। एर्नाकुलम को आप जानते हैं कोच्चि का जुड़वा नगर कहलाता है, तो एर्नाकुलम, अलपुझा और कोट्टम, तो ये तीनों के तीनों जिले इस जो आपकी झील है वेम्बनाड झील, इससे सीमा बनाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपसे ये क्वेश्चन भी देखो पूछा गया था कि जो आपका कोच्चि बंदरगाह है वो किस झील पर है या किस झील के किनारे से बना हुआ है, तो आप याद रखेंगे वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील के उत्तरी सिरे पर तो कोच्चि बंदरगाह है, जबकि इसके पूर्वी सिरे पर पीछे की ओर आप देखेंगे तो आपको एक पक्षी अभयारण्य मिलेगा, आपको एक पक्षी अभयारण्य मिलेगा, और उस पक्षी अभयारण्य का नाम है कुमारकोम। किस नाम से जाना जाता है भाई? कुमारकोम। और आप ये सभी जानते होंगे भाई कि यहीं पर एक वेलिंगटन द्वीप है, पिछली वीडियो में हमने बात भी की थी, इसी झील में एक वेलिंगटन द्वीप है, और उस द्वीप पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे अवस्थित है, लेकिन उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है 966B। तो पहले AK-47 NH-47A कहलाता था, और अब ये क्या कहलाता है NH-966B के नाम से जाना जाता है। तो ये दो बातें इसके बारे में आपको याद रखनी है। और कर्नाटक की देखो बेलांदुर झील हमने पढ़ी थी, बेलांदुर झील के अतिरिक्त पंपा झील और है यहाँ पर, जिसे पंपा सरोवर के नाम से जानते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं? पंपा सरोवर के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों बातों को और याद रखना है आपको। देखो इसके अतिरिक्त और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, वो भी मैंने यहां पर लिखे हैं, मैं इस चीज को रख कर देता हूं। देखो ये हमने पंपा पढ़ लिया भाई। अब इसके अतिरिक्त देखेंगे, देखो कल एक झील बता रहा था मैं आपको, रूपकुंड, उत्तराखंड में रूपकुंड नाम की एक झील बता रहा था। तो ये उत्तराखंड के पीसीएस में पूछा गया था भाई, इस झील की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यहां पर लिखा है मैंने एच के माधवन नाम के एक रेंजर थे, उन्होंने अचानक से इस झील को 1942 में खोजा था। बाद में यहाँ पर बहुत सारे कंकाल पाए गए, इसीलिए कंकाल वाली झील कहते हैं इसे, नहीं तो बहुत ही ज्यादा रहस्यमय झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बातें हमने कल देखी थी, तो आप याद रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखो जो आपको गुजरात है, गुजरात में एक पूछा गया है हमीरसर, ये मुख्य रूप से गुजरात की है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखो राजस्थान की एक बात याद रखनी है आपको, जो राजस्थान में ठेवर झील या जिसे जयसमंद झील के नाम से जानते हैं, ठेवर झील या जिसे जयसमंद झील के नाम से जानते हैं, ये एक मीठे पानी की झील है। और कैसी झील है? कृत्रिम झील है, जो यहाँ की सबसे बड़ी झील है। वास्तव में इसे उदयपुर में बहने वाली एक स्थानीय नदी, बहुत छोटी सी नदी है जिसका नाम है गोमती। तो याद रखना, गोमती नदी पर एक बांध बनाया गया था, ये वहां के राजा जय सिंह ने 1685 से 1691 में बनवाया था, और तभी इस झील का निर्माण हुआ था। तो ये वहां की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील है। एक बात और याद रखना, उदयपुर को लेक ऑफ सिटी कहा जाता है, उदयपुर को लेक ऑफ सिटी के नाम से भी जानते हैं, उदयपुर को लेक ऑफ सिटी के नाम से भी जानते हैं राजस्थान पे। तो पूरे भारत में 7 ऐसे क्षेत्र हैं या जिले हैं जिसे लेक ऑफ सिटी के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना। 7 ऐसे जिले हैं या 7 ऐसे नगर हैं जिन्हें लेक ऑफ सिटी के नाम से जानते हैं। तो एक तो उदयपुर हो गया, सही है। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है भारत का लेक ऑफ सिटी किसे कहते हैं, तो या तो श्रीनगर लिखा हुआ मिलेगा आपको, अगर श्रीनगर नहीं मिलेगा तो आपको लिखा हुआ मिलेगा नैनीताल। तो जनरली ये दोनों ही पूछे जाते हैं। अगर वो भी नहीं मिले तो आप लगा कर आएंगे उदयपुर। आप किसे लगा कर आएंगे? उदयपुर। फिर भी मैं आपको साथ के साथ लिखा देता हूं। देखो एक तो लेक ऑफ सिटी उदयपुर हो गया, इसके अतिरिक्त एक लेक ऑफ सिटी श्रीनगर, तो ये वहां के स्टेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं भाई, सही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर भारत के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो या तो श्रीनगर लगाएंगे, नहीं तो फिर लगाएंगे आप नैनीताल। क्या लगाएंगे? नैनीताल। जैसे
मध्य प्रदेश के पीसीएस में एक बार पूछा गया था भाई कि मध्य प्रदेश का लेक ऑफ सिटी किसे कहते हैं, तो भोपाल को कहते हैं। आप याद रखेंगे किसे कहते हैं, भोपाल को। और तमिलनाडु का किसे कहते हैं, कोडाई कनाल को। कोडाई कनाल को, कोडाई कनाल आप पढ़ चुके हैं, एक टूरिस्ट स्पॉट है भाई। इसके अतिरिक्त मेघालय में शिलोंग को भी कहते हैं, मेघालय में शिलोंग को भी कहते हैं। और इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में ठाणे, महाराष्ट्र में ठाणे को भी लेक ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है। तो देखो 7 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो ये 7 के 7 सिटी लेक ऑफ सिटी के नाम से जाने जाते हैं। तो वहां के स्टेट के एग्जाम के हिसाब से है ये। लेकिन अगर कभी भारत का लेक ऑफ सिटी पूछा जाए या भारत में झीलों का नगर पूछा जाए आपसे, तो आप क्या लगा कर आएंगे भाई, श्रीनगर। अगर श्रीनगर नहीं होगा तो नैनीताल 101% आपको मिलेगा। वैसे एक क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ा होगा, 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड को। 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं, 1000 लैक्स ऑफ कंट्री किसे कहते हैं, 1000 लैक्स ऑफ कंट्री किसे कहते हैं, फिनलैंड को। तो यहां पर वो भी नोट करके लिख सकते हैं आप। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे भाई अच्छी तरह से। और देखो क्या क्या चीज है यहाँ पर पढ़ने के लिए। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ की 2 झीलें छोटी छोटी और हैं, ये पूछ ली गई थी तो मैंने आपको लिख दी भाई। एक है गंधारबल, एक है गंधारबल और दूसरा है अच्छाबल। गंधारबल और दूसरा है अच्छाबल। तो ये देखो ये पूरा पोर्शन हमने कवर कर लिया है। इसके बाद ये याद रखना भाई, जो आपकी जयसमंद या फिर ठेवर झील है किस नदी पर है, गोमती नदी पर। ये यूपी वाली नहीं है, ये उदयपुर जिले में एक स्थानीय नदी है। उदयपुर जिले में एक स्थानीय नदी है वहां की। कभी आप यूपी वाली समझो कि यूपी वाली यहाँ पर कैसे आ गई। यूपी वाली बहुत बड़ी है, राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है उसे, लेकिन ये स्थानीय है, छोटी सी नदी। इसके अतिरिक्त देखेंगे, देखो देश में जो झीलें हैं उनमें आसपास के गांव या शहरों से या फैक्ट्रियों से लगातार मल और प्रदूषित पदार्थ वहां पर डाले जाते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रदूषित और पर्यटन के विकास के हिसाब से नहीं रहे। तो जो सरकार थी भारत की, तो उसने क्या किया भाई कि उनका संरक्षण किया जाए, जो झीलें हैं उनका संरक्षण किया जाए। तो झीलों का संरक्षण करने के लिए एक योजना चलाई जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। क्या कहा जाता है भाई, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, यानी कि NLCP, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो ये योजना बनाई गई और इस योजना का आरंभ हुआ था 2001 में। कब किया गया था भाई, 2001 में। और इस योजना का जो संचालन किया जाता है वो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। बाद में हुआ क्या कि जो आपका NWCP था, यानी कि नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो ये वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, और ये झीलों को बचाने के लिए। तो बाद में क्या किया गया, जो झील होती हैं ज्यादातर उन्हीं के आसपास वेटलैंड पाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा चिल्का को वेटलैंड घोषित कर दिया गया है, वेम्बनाड को, अस्थाई मुड़ी को, जैसे हमने पढ़ा भाई लोकटक झील को, हमने पढ़ा सांभर झील को। तो ये जितनी भी हैं सारी की सारी क्या घोषित की जा चुकी है, वेटलैंड। तो सरकार ने सोचा कि अलग अलग 2 योजनाएं क्यों चलाई जाएं, झीलों को अलग से संरक्षित कर रहे हैं हम और वेटलैंड को अलग से संरक्षित कर रहे हैं, तो क्यों ना इन्हें मर्ज कर दिया जाए, दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए। तो इसका प्रस्ताव लाया गया भाई संसद में, और जब संसद में लाया गया तो इसे 7 फरवरी 2013 को क्लीन चिट मिल गई, यानी कि 7 फरवरी 2013 को NWCP और NLCP, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, इन दोनों का विलय कर दिया गया। और विलय करने के पश्चात इसे बना दिया गया NPCA। क्या बना दिया गया भाई, NPCA, यानी कि नेशनल प्लान फॉर
कंजर्वेशन ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम। इक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसका मतलब क्या होगा? जलीय क्षेत्र में जो जीव जंतु वनस्पति पेड़ पौधे होते हैं उनसे जो इकोसिस्टम बनता है उसका संरक्षण करने के लिए ये प्लान चलाया गया। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय प्लान चलाया गया। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देखो मैं यहाँ वीडियो में आपको नहीं बता सकता भाई, अगला एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे इसके लिए। अभी पिछले 2019 में एक और बहुत बड़ी घोषणा की गई थी कि अगले आने वाले 5 सालों में हम देश में 130 से ज्यादा जो आपकी रामसर साइट है उनका संरक्षण करेंगे। उसके लिए एक प्लान भी बनाया गया भाई, 900 करोड़ का एक फंड भी बनाया गया था और उसमें यह कहा गया था कि राज्य और केंद्र मिलकर जो जितने भी रामसर साइट है वेटलैंड हैं उनका संरक्षण करेंगे और उसमें भागीदारी मुख्य रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 70% और 30% होगी। तो बहुत तेजी से देश में जो आपकी रामसर साइट है उन्हें संरक्षित करने का प्रोग्राम चल रहा है। और वो सारे प्रोग्राम कौन आयोजित करता है भाई, यानी कि कौन चला रहा है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण का जो राष्ट्रीय परियोजना, इसी संरक्षण परियोजना के तहत जितनी भी देश में नेशनल आपकी राष्ट्रीय वेटलैंड है उनका संरक्षण किया जा रहा है। तो वो वाला जो प्लान है हम अलग से पढ़ेंगे भाई। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और याद रखना ये जो आपका राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना थी इसमें प्रारंभ में जब इसे क्लीन चिट मिली थी 2009 में तो इसमें 58 जिलों की 58 झीलों को शामिल किया गया था। फिर बाद में 2 और बढ़ा दी गई थी। ऊटी अभी हमने पढ़ी भाई, मुख्य रूप से तमिलनाडु की है। भीमताल, तो ये दोनों हमने पढ़ी। इसके बाद इनकी संख्या बढ़ाकर 63 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? इनकी संख्या बढ़ाकर 63 कर दी गई थी। लेकिन फिर बाद में ये जो NLCP था इसे किसमें मर्ज कर दिया गया? NWCP में। तो फिर इसका कोई औचित्य रहा नहीं भाई। तो इस प्रकार से हम सारी चीजें पढ़ते हैं। जब इसे प्रारंभ में बनाया गया था तो सबसे ज्यादा इनकी संख्या किसमें थी? कर्नाटक में थी। ये 1-2 बातें आपको याद रखनी है। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और पहली बार इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट साइड में बेल आइकन बटन को दबाएं और पिछली सारी वीडियो पढ़ें क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है भाई। किसी भी एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को मैं नहीं छोड़ रहा हूं, आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ाता हुआ चल रहा हूं। थैंक यू।